2025 में कनाडा जाना या नहीं जाना, ये अब सबसे बड़ा क्वेश्चन काफ़ी स्टूडेंट और पेरेंट्स को आ रहा है। और होता भी ये है कि जैसे ही कनाडा से अपडेट आती है या गवर्नमेंट के रिलेटेड कोई इश्यूज़ आते हैं, तब पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा टेंशन होती है कि मेरे सन या डॉटर को कनाडा जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो 2025 में क्या आप ये सोच सकते हैं कि पढ़ाई के बाद वर्क और वर्क के बाद पीआर जो कनाडा में पहले से डेफिनेशन थी वो फुलफ़िल हो सकती है? तो यस, ये अभी भी फुलफ़िल हो सकती है, बट मैं यहाँ पे तारीफ़ नहीं करूँगा, आपको क्लैरिटी दूंगा। होता ये भी है कि जब क्लैरिटी होगी ना तो हर चीज़ मुमकिन है। बट मान लीजिए कि आपके पास नॉलेज कम है या आपने नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्टेन नहीं किया या पाथवे को देखा नहीं ध्यान से और आप ऐसे ही चले गए, तो ऑफकोर्स ये कंट्रीज़ में कोई भी होगी, कनाडा होगा, यूएस होगा, यूके होगा, कहीं पे भी होगा, तो दैट विल क्रिएट टू मच इश्यूज़। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कनाडा के बारे में। 2025 में रियल इश्यूज़ क्या आएंगे, और अगर आप स्टूडेंट के तौर से जा रहे हैं या वर्कर मतलब वर्क परमिट के तौर से जा रहे हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या बेनिफिट मिलेंगे और फ्यूचर क्या रहेगा। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, और अगर इस वीडियो से आपको वैल्यू मिल रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अब बात करते हैं सबसे पहला ऑप्शन कि स्टूडेंट वीज़ा पे मुझे जाना है, तो मुझे देखना क्या चाहिए। मतलब समझ लीजिए कि मैं स्टूडेंट वीज़ा पे अब 2025 इंटेक के लिए प्लान कर रहा हूँ या सोच रहा हूँ कि भी मुझे आगे जाके कनाडा में पढ़ना है, वहाँ पे वर्क परमिट भी चाहिए, मतलब PGWP भी चाहिए, और उसके बाद मुझे PR के लिए आगे भी बढ़ना है। तो मुझे देखना ये होगा कि मैं जो पढ़ाई करने जाना चाहता हूँ, या तो मेरा बैकग्राउंड प्रोफाइल यहाँ पे जो है उसके रिगार्डिंग वहाँ पे वो ऑप्शंस अवेलेबल है जिसमें वो लोग सही में कंट्री में लेबर मार्केट में उनकी डिमांड है या नहीं है। दूसरा ये देखना है कि वो जो प्रोग्राम मैं पढ़ना चाहता हूँ या उसका सब फील्ड जो पढ़ना चाहता हूँ उसकी PGWP अप्रूवल लिस्ट में उसका इंक्लूजन हुआ है या नहीं हुआ है। और तीसरा प्रोग्राम, कनाडा के जो PR के डिफरेंट अभी ड्रॉज हो रहे हैं, उसमें मैं जो कैटेगरी में फ्यूचर जॉब ढूंढ रहा हूँ या सोच रहा हूँ वो उसमें कवर होगी कि नहीं होगी। अगर मान लीजिए ये तीन चीज़ों का अगर आपने रिसर्च कर लिया तो डेफिनेटली ये पॉसिबल है। मतलब हेल्थ प्रोग्राम, ऑफ कोर्स सभी प्रोग्राम में एडमिशन के बाद मतलब वर्क परमिट और वर्क परमिट के बाद PR पॉसिबल है। उसके बाद देखते हैं ट्रेड प्रोग्राम। तो ट्रेड प्रोग्राम काफ़ी स्टूडेंट को लगता है कि सर ये लोअर लेवल के प्रोग्राम हो गए, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और आपको कोई भी ऐसा इंजीनियरिंग फील्ड का ट्रेड सर्टिफिकेशन वहाँ पे पढ़ना है जिसकी डिमांड कंपैरेटिवली इंजीनियर से बहुत ज़्यादा है। बिकॉज होता ये भी है कि काफ़ी सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जिसमें क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है, जिसमें एग्जांपल ले लीजिए जैसे वेल्डर हो गया, प्लम्बर हो गया, तो आपको ये दो ही ट्रेड के नाम मतलब मुंह पे आ रहे होंगे, बट ऐसा है नहीं। ट्रेड बहुत सारे डिवीजन में आता है। मैं यहाँ पे एक काम करूँगा, ट्रेड प्रोग्राम कौन कौन से पॉपुलर्स है उसका मैंने लिस्ट यहाँ पे रख दिया है आपके लिए। तो मैकेनिकल फील्ड से अगर बिलोंग कर रहे हैं तो उसके लिए भी है, सिविल फील्ड से आप बिलोंग कर रहे हैं तो भी है, अगर आप मान लीजिए कि भाई आपका फील्ड इलेक्ट्रिकल है तो भी है। मतलब डिफरेंट फील्ड के लिए डिफरेंट ट्रेड प्रोग्राम्स के ऑप्शन है जो काफ़ी स्टूडेंट को नहीं पता होता है। तो वो अगर प्रोग्राम में आप सर्टिफिकेट वाला प्रोग्राम लेते हैं या तो आप फर्दर प्रोग्राम लेते हैं और सर्टिफाइड जो उसके लाइसेंस और एग्ज़ाम होती है उसको अगर क्लियर भी करते हैं, देन इट विल क्रिएट अ वैल्यू फॉर यू। जॉब के बाद PR आराम से पॉसिबल है। अब बात करते हैं दूसरे डिवीज़न की। बात आगे होगी बिजनेस प्रोग्राम में। अब बिजनेस प्रोग्राम में काफ़ी स्टूडेंट को ये है कि सर काफ़ी सारी कैटेगरीज तो बंद हो चुकी हैं, तो हमें कैसे चूज़ करना चाहिए। तो अगर आप बैचलर प्रोग्राम या मास्टर प्रोग्राम में जा रहे हैं तो बिजनेस में हर कैटेगरी में अभी भी PGWP और PR के ऑप्शंस खुले हैं। ये सबसे बड़ी और अच्छी बात है। जो स्टूडेंट को पता ही नहीं है, उनको लग रहा है कि कनाडा में बिजनेस प्रोग्राम के लिए कुछ नहीं बचा है, तो बिजनेस में बैचलर या मास्टर्स में जा रहे हैं तो कोई भी फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हैं। मान लीजिए कि आप जा रहे हैं डिप्लोमा प्रोग्राम या PG डिप्लोमा में, तो आपको देखना है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट के रिलेटेड हो, डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड हो या बिजनेस एनालिटिक्स के रिलेटेड हो। अगर ये तीन डिवीजन में आप विदाउट बैचलर और मास्टर प्रोग्राम में जा रहे हैं, मतलब बैचलर या मास्टर प्रोग्राम नहीं लेके डिप्लोमा, PG डिप्लोमा या सर्टिफिकेट ले रहे हैं, तो भी आपके लिए ऑप्शन है। अब इसके आगे जाके बात करते हैं कि डिफरेंट प्रोग्राम्स और हो गए, जैसे मान लीजिए आर्ट्स का हो गया, उसके अलावा मान लीजिए कि आपने लॉ का हो गया, तो उसके सब डिवीजन को आपको देखना है। अगर वो सब डिवीजन के रिलेटेड प्रोग्राम में आप जा रहे हैं तो आपके लिए वहाँ पे भी PGWP और PR के ऑप्शंस है। अब फ्यूचर को देखा कैसे जाए। कनाडा में अभी इलेक्शन का माहौल है और एक गवर्नमेंट जो है जो काफ़ी टाइम से टिकी हुई है
उसके जाने के आसार ज़्यादा दिख रहे हैं। तो हो ये भी रहा है कि उनका कैनेडियंस के लिए और वोट बैंक को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमिटमेंट जो हो रहा है वो फेवरेबल वे में नहीं है इमिग्रेंट्स के लिए। अब हो भी ये रहा है कि इमिग्रेंट्स में भी काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं या वर्कर्स हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं जो वर्क परमिट्स दी थी या विजिटर टू वर्क परमिट किया था उसको ओवर यूज़ किया हुआ है। मतलब पैंडेमिक के बाद उनका जो कोटा था इमिग्रेशन के लिए गवर्नमेंट का वो काफ़ी हद तक उन्होंने बढ़ा दिया था, अब उसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं। बट अगर नंबर्स को देखने जाए तो 2020 पहले से जो नंबर्स थे उससे तो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये नंबर्स का स्टेटिस्टिक अगर आप देखेंगे ना तो ये आपको बेनिफिट करेगा कि उनको इमिग्रेंट्स तो चाहिए बट स्किल प्रोफेशनल चाहिए, और अभी इलेक्शन के द्वारा उनको अपनी वोट बैंक भी बचा रही है। तो अगर आप नॉर्मलाइज लेवल पे जाएंगे कि जहाँ पे आपको ये सब इश्यू ना देखने पड़े और आप फ्यूचर को फॉलो करें, तो जैसे हमने ये सब डिवीज़न का ऑप्शन आपको बताया वैसे ही आगे जाके वर्क परमिट और पीआर के लिए भी ऑप्शंस डिवीजन वाइज भी अवेलेबल है। मतलब फेडरल प्रोग्राम्स, मतलब पूरे कनाडा में अगर मैं पीआर लेना चाहता हूं और प्रोग्राम में अप्लाई कर रहा हूं तो फेडरल प्रोग्राम से बात होगी। तो वहां पे ये होता है कि फेडरल के डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें आप जितना हो सके उतना हायर स्कोर कर सकते हैं। मतलब पढ़ाई के द्वारा हो सकता है, आपकी कम एज होगी, उससे भी ज़्यादा आपका होगा कि आपने वर्क एक्सपीरियंस इंडिया में गेन किया होगा, उससे भी ज़्यादा आपने कनाडा में वर्क एक्सपीरियंस गेन किया होगा। और अब सबसे बड़ी बात फ्रेंच लैंग्वेज अगर आपने सीख ली है, इंडिया में सीख ली है या वहाँ जाके आप सीखना चाहते हैं, तो इमिग्रेशन का लेवल आपको कहीं पे भी हर्ट नहीं कर रहा है। बिकॉज फ्रेंच प्रोफेशनल के लिए हर उनका जो प्रोविंस है, मतलब जो भी प्रोविंस है वो भी मांग रहे हैं और फेडरल गवर्नमेंट भी मांग रही है कि हमें फ्रेंच प्रोफेशनल्स चाहिए। तो स्टूडेंट्स आज की तारीख में स्मार्ट कैसे वर्क कर रहे हैं या कैसे चीज़ों को ऑब्टेन कर रहे हैं, जो स्टूडेंट ऑलरेडी कनाडा में है वो भी कर रहे हैं, जो इंडिया से प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं। फ्रेंच में होता ये है कि मुझे लैंग्वेज का लेवल पहले समझना है, बिकॉज लैंग्वेज मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। तो मैं जाऊँगा A1, A2, B1, B2। अगर 4 ये लेवल को मैंने लैंग्वेज को मैंने लर्न कर लिया, उसके बाद अगर मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो वो होगी TCF या TEF। दोनों में से कोई भी एक एग्ज़ाम मैंने दे दी तो वो ज़्यादा वर्क करेगी। सो फ्रेंच में TCF TEF एक बार आपने दे दी और उसमें जो मिनिमम स्कोर है वो अगर आपने कर लिया, तो चाहे वो इंडिया से आप प्रिपरेशन कर रहे हो या कनाडा जाके दे रहे हो, तो उसके पूरे बेस के ऊपर आपको इमिग्रेशन के ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो उनके अंदर मतलब वो जो अगर फ्रेंच एग्ज़ाम के द्वारा आप इमिग्रेशन का जो कट ऑफ आता है वो काफ़ी कम स्कोर पे वो स्टॉप होता है, और उसमें हर प्रोफेशन की उनको डिमांड है। उसमें ये नहीं है कि स्टेम प्रोग्राम्स को ही वो लोग प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो ये भी एक आपके लिए सोल्यूशन है। अगर हम और सॉल्यूशन की बात करें तो बिजनेस इमिग्रेशन भी है, जो भी काफ़ी स्टूडेंट या पेरेंट्स को नहीं पता होता है। स्टूडेंट पढ़ाई के बाद वर्क परमिट जो मिलती है उसमें अपना खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, और वो काफ़ी प्रोविंस ने एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में उसको प्रमोट किया हुआ है। तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं बिजनेस प्रोग्राम में, जहाँ पे कैनेडियन गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप वहाँ पे बिजनेस रन करें, और रन करने के बाद साथ में उसका जो पूरे साल का आपका ऑडिट होगा उसके बाद आपको पीआर के ऑप्शंस के लिए आप आगे बढ़ सकते हो। तो होप ये पूरे वीडियो में मैंने जितने रूल्स कवर किए हैं या जितने स्टेप्स कवर किए हैं उससे आपको वैल्यू मिल रही है, और आपको एक इंसाइट मिल रहा है कि आपको अगर 2025 में या उसके आगे कोई भी साल में कनाडा जाना है तो आपको देखना कैसे है कंट्री को। क्योंकि नेगेटिविटी देखने जाएंगे तो ऑफकोर्स इतने चेंजेस जो बैक टू बैक आए हैं, गवर्नमेंट के जो ऑप्शंस चेंज हुए हैं, करंट स्टूडेंट के नेगेटिव वीडियोस ही ज़्यादा आपको दिख रहे हैं। तो जो स्टूडेंट सक्सेसफुली आगे बढ़ चुके हैं ऑफकोर्स उनके वीडियोस कम दिख रहे हैं, बिकॉज सोशल मीडिया में होता भी ये है कि मैं नेगेटिव वीडियो एक देखूंगा तो मुझे रिकमेंडेशन 10 के आएंगे। तो अगर आप सक्सेसफुल स्टूडेंट्स की अभी स्टोरी सुनेंगे तो येस, ओंटारियो और उसके अलावा मतलब ओंटारियो और BC के अलावा जो स्टेट्स हैं उसमें स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छा एक्सेल कर रहे हैं। तो आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि मैं नॉन ओंटारियो नॉन BC जो एरियाज़ हैं वहाँ पे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में मैं आगे बढ़ूँ, जिससे मुझे पार्ट टाइम जॉब, पढ़ाई के बाद फुल टाइम जॉब और पीआर की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिले। इस वीडियो में आप कमेंट में अपनी क्वेरी भी लिख सकते हैं, हमने हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी है, उसमें आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं।